Okay. Right. Hello everyone. Once again I welcome all of you in Gateway classes. तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, है ना, इसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 7 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे? हमने डेरिवेशंस ड्राइव करे थे लास्ट टाइम। 3 एक्सप्रेशंस हमने यहाँ पर स्टेब्लिश किए थे, इलास्टिक कांस्टेंट्स के। पहला कौन सा था? तो कैपिटल E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू, है ना, ये था आपके पास फर्स्ट डेरिवेशन। दूसरा क्या था आपके पास? कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू। एंड थर्ड वन इज कैपिटल E इज इक्वल टू 9k इंटू जी अपॉन 3k प्लस जी। यस और नो? तो ये 3 एक्सप्रेशंस अपने पास थे जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव करे थे इलास्टिक कांस्टेंट्स के। आज इन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, और उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, चलो। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप ना न्यूमेरिकल कम करा रहे हो, तो आज देखना पूरा न्यूमेरिकल्स है। और दूसरी बात, इस बात की चिंता आप मत करिए कि मैं क्या करा रहा हूं और क्या नहीं करा रहा हूं, है ना। आपके जो सीनियर्स हैं, कईयों को तो आपने आपके जो सीनियर्स हैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे, थर्ड ईयर में पढ़ रहे होंगे, उन्होंने रिकमेंड किया होगा ये चैनल। तो अभी तक तो पिछले 2-3 साल में जो पढ़ाया है उसके बाहर कुछ आया नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि जो अब पढ़ा रहे हैं उसके बाहर भी कुछ जाएगा नहीं, है ना। तो हमारा जो कंटेंट है, जो हमने जो डिलीवर किया है, पहले पब्लिक डोमेन में है, यूट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर आए हैं तो पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से आपको मिलता है ना। उसकी चिंता आप ना करें कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या छुड़वा रहे हैं, है ना। जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दूसरी चीज, एक मैं देख रहा था अभी कि कई कॉलेज में लामीज थ्योरम के ऊपर यूनिट 1 का जो टॉपिक है हमने कवर कर लिया था अभी, फर्स्ट वाला पार्ट इसका, जिसमें फोर्स सिस्टम की बात हो रही थी। तो उसमें लामीज थ्योरम के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं क्लास टेस्ट के अंदर, तो बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने कराया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मान लो 1-2 क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा भी तो वो चॉइस में निकलेगा, वो चॉइस में निकल जाएगा। ठीक है, जितने मैंने सीटी के पेपर देखे हैं क्लास टेस्ट के, उसमें है इस तरह का 1-2 क्वेश्चन जो हमने यूट्यूब में नहीं कराया या एप्लीकेशन के अंदर नहीं कराया, लेकिन वो चॉइस में निकल रहा है। यही सेम चीज आपको मेन सेमेस्टर एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगी। 1-2 क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो हमने नहीं कराया होगा, लेकिन वो चॉइस में निकल जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि लामी थ्योरम को एक लेक्चर में लूंगा लामी थ्योरम का, और उस पर 2-3 न्यूमेरिकल में आपको करा दूंगा। ठीक है, एक्चुअली मैं चाहता हूं कि ज्यादा बर्डन ना दिया जाए आपको, ज्यादा बर्डन ना दिया जाए। एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ना है आपको, तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन जितना पढ़ाएंगे वो मोर देन सफिशिएंट है, इस बात को आप मान लीजिए। चलो, तो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, इनके ऊपर आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे आज। यहां पर आप देखना कि ये जो कैपिटल ई मैंने आपको बताया है, दिस इज नोन एज यंग्स मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको। एंड के क्या होता है यहाँ पे? दैट इज बल्क मॉडुलस। एंड म्यू इज द पॉइजन रेशियो। और कई बुक में जो म्यू को हम लिख देते हैं, कई बार बुक में कई बार लिखा होता है म्यू को 1/m, और एग्जाम में भी कई बार ये लिखा हुआ आ जाता है ना। 1/m से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? पॉइजन रेशियो को, राइट। यहां पर जो जी है दैट इज शियर मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं, और जी को हम कई बार सी से भी लिखते हैं, है ना, राइट। और यहां पर तो ये मैंने आपको बता दिया, ई क्या है, जी क्या है, के क्या है और म्यू क्या है। लास्ट टाइम यहां से डेरिवेशंस ड्राइव करने के लिए आए थे 10 नंबर में, ठीक है ना। तो अभी तक न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं यहां पर, लेकिन भाई ये जब सिलेबस में है तो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल इलास्टिक डेरिवेशन से देखने के लिए मिले, मतलब इलास्टिक कांस्टेंट्स पर बेसिस एक इलास्टिक कांस्टेंट्स पर बेस एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाए। तो वही कोशिश है, आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे, राइट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। स्टील बार 1.5 मीटर लॉन्ग, एक स्टील की बार है, ऐसी कोई स्टील की एक रॉड है जिसकी लेंथ आपको 1.5 मीटर दी हुई है, एंड 50 mm वाइड कितनी है? 50 mm, ओके। 20 mm थिक, उसकी थिकनेस आपको दे रखी है 20 mm। अभी डायग्राम बनाएंगे, चिंता नहीं करने का, है ना। इट सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड। अरे टेंसाइल लोड के बारे में बता रखा ना आपको। टेंसाइल लोड क्या होते हैं? कंप्रेसिव, ये वाले जो फोर्स होते हैं टेंसाइल फोर्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं? कंप्रेसिव फोर्स होते हैं, राइट।
एंड कितना लोड लगा हुआ है 120 किलो न्यूटन, राइट। इफ द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द बार इज 0.9 मिलीमीटर, मेक द कैलकुलेशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार मटेरियल। बहुत बढ़िया, इसका डायग्राम बना सकते हैं क्या हम लोग? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की कोई रॉड है ना, ये कोई एक रॉड है और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कौन सी एक्सिस होती है इसकी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इस पर मुझे एक बात बताना जरा, इसकी लेंथ कितनी मानते हैं हम लोग? इसकी लेंथ कितनी मानते हैं? यस, इसकी लेंथ हम मानते हैं दैट इज एल। ओके, बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, इसकी लेंथ हम कितने मानते हैं? एल। मतलब एल जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ है जब हमने इसके ऊपर कोई लोड अप्लाई नहीं किया है। ओके, अब हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? ये तो डिपेंड करता है कि कौन से फोर्स लगे हुए हैं। अगर इस पर आप पुलिंग फोर्स लगाओगे, इस तरह से खींचोगे इसको, तो लेंथ बढ़ जाएगी। अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो लेंथ घट जाएगी। तो कभी टेंसाइल फोर्स लगते हैं तो कभी कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें एक्सियल टेंसाइल लोड लगे हुए हैं। एक्सियल मतलब इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहा होगा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, और इधर से ये लाइक दिस, है ना, दोनों तरफ आपने फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगा दिया? क्या लिखते हैं हम फोर्स को? पी से लिखते हैं, है ना। किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि टेंसाइल फोर्स है, इलोंगेशन आ जाएगा इसके अंदर। तो वो सारी वैल्यूज यहां पर दे रखी हैं। दूसरी चीज, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, नोट कर लें अब यहां पे। गिवन डेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन डेटा इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा क्या है। क्या दिया हुआ है आपको? लेंथ इसकी दी हुई है दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। बहुत बढ़िया। और 50 mm वाइड एंड 20 mm थिक, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना वो आपको दिया हुआ है। इस रॉड का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कैसा आपको? ये दिया हुआ आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इस तरह का क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है लाइक दिस, है ना। ये जो रॉड है, ये जो बार है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की है। इसकी जो ये वाली डायमेंशन कितनी दे रखी है आपको? दैट इज इक्वल टू 20 mm। थिकनेस कितनी दे रखी है? 20 mm। बहुत सही। और ये डायमेंशंस कितनी दे रखी है आपको? वाइड कितनी है? दैट इज इक्वल टू 50 mm। दिस इज इक्वल टू 50 mm। तो आपको जब क्रॉस सेक्शन दे दिया है इसका, तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हो। मतलब जहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ना, इस क्रॉस सेक्शन जिस पर ये लोड लगा हुआ है वो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं पहले लिख देता हूं यहां पे एरिया कितना आएगा। एरिया कितना हो जाएगा? तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ना, तो 50 इंटू 20, तो 50 इंटू 20 से आपको यहां से एरिया मिल रहा होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1000। अच्छा, यूनिट क्या आएगी इसकी? mm है, ये भी mm है, तो mm स्क्वायर आ जाएगी। बताइए, बहुत ही बेसिक चीज बताइए, अभी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया मिल गया हमको। आगे क्या बोल रहा है? एक्सियल टेंसाइल लोड, यानी कि जो लोड आपने लगाया है ना P, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 120 किलो न्यूटन। तो नोट कर लो इसको भी, P की वैल्यू है 120 किलो न्यूटन। बहुत सही। आगे बोल रहा है इफ द एक्सटेंशन इन द लेंथ। एक्सटेंशन का मतलब है कि जब आपने किसी रॉड के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा दी, इसको खींच रहे हो, तो बॉडी जो है, रॉड जो है, वो कितना एक्सटेंड हो रही है, मतलब कितना खिंचाव आ रहा है उसके अंदर, है ना। तो वो कितनी वैल्यू है उसको हम मानते हैं डेल्टा एल, है ना। डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू 0.9 mm। कि भाई पहले उस रॉड की लेंथ कितनी थी? 1.5 मीटर। आपने टेंसाइल फोर्स लगा दिया 1 किलो न्यूटन का, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ गई, कितनी इंक्रीज हो गई? 0.9 mm। क्या कैलकुलेट करना है उसको भी नोट कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करो, अगर हो सके तो डायग्राम बनाओ। बुक में डायग्राम तो दे नहीं रखा है इस तरह का, तो डायग्राम बना लेंगे तो अच्छा, आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाता है और क्वेश्चन करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, ये गिवन डेटा हमने लिख लिया। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको? तो मेक द कैलकुलेशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेस को आप कैसे लिखते हो? फर्स्ट वन में आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस। ओके, चलिए, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस बताओगे, स्ट्रेन बताओगे। स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन बताओगे, राइट। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि आपसे पूछ रहा है क्या? कैपिटल ई की वैल्यू। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले तो यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? यंग्स मॉडुलस। बहुत बढ़िया। चलो एक काम करो, सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रेस। ओके, और स्ट्रेस क्या होता है सभी जानते हैं, P अपॉन ए। फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, सॉरी जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का पहला लेक्चर था, आई थिंक 6th लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल टू P अपॉन ए, यानी कि जितना फोर्स आपने अप्लाई किया डिवाइडेड बाय एरिया। चलो जी,
तो P की वैल्यू कितनी है रख देते हैं 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन यहां पर देखो दे रखी है ना 120 किलो न्यूटन। तो 120 किलो न्यूटन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसने 1000 से तो न्यूटन बन जाएगा। यस और नो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ये 120 किलो न्यूटन था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या मिल गया आपको न्यूटन। बहुत सही। चलो डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया की वैल्यू कितनी है 1000 mm स्क्वायर। ओके यस, तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपको सिग्मा की वैल्यू मिल गई एंड दैट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर इसी को आप क्या बोल देते हो, या इसको बोल सकते हो आप 120 मेगा पास्कल, है ना। याद रखना कि भाई 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। याद रखेंगे यूनिट। देखो भाई इसमें जो है आपका एक बार चेक कर ले, इतना ही आ रहा है क्या। यस इट इज कमिंग आउट 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। भाई यूनिट जो है देखो, आपको न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा एक तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमको कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, और यूनिट आपकी सही होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज सही होंगी तो आपका आंसर एकदम ठीक आएगा। चलो तो एक आंसर हमारे पास आ चुका है दिस वन, यानी कि स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर लिया। बहुत सही। अब हमको बताना क्या है, स्ट्रेन बताना है। स्ट्रेन कैसे आएगा, व्हाट इज स्ट्रेन, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। स्ट्रेन, और स्ट्रेन को हम कैसे लिखते हैं एप्सिलॉन से। क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, ये तो दे रखा है ना चेंज इन लेंथ, दैट इज इक्वल टू 0.9 mm। तो 0.9 mm, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। अब देखना गलती कहां पे करोगे, 1.5 मीटर। डेल्टा एल की वैल्यू आपको दे रखी थी कितनी 0.9 mm, एल की वैल्यू 1.5 मीटर। तो बच्चा क्या करेगा, ये वैल्यू पुट करेगा और जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके लिख देगा, और वो इसकी स्ट्रेन आ जाएगी, गलत हो जाएगा क्योंकि ये रेशियो है। ये देखो ऊपर क्या है मिलीमीटर है और नीचे क्या है मीटर है। तो भाई आपको या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, है ना। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिलीमीटर में, राइट। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां से मिलीमीटर कट जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाय okay 1.5 divided by 1000. now it will be equal to 6 into 10 की पावर -4, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि 0.006, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो दूसरा आंसर आपको यहां से मिल गया, ठीक है ना। स्ट्रेन की वैल्यू आपको यहां से मिल गई है। नाउ द थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा था आपसे, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस निकाल लेते हैं। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, थर्ड वाला पार्ट सभी जानते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितनी है 0.0006। स्ट्रेन की कोई यूनिट है नहीं, तो इसलिए जो स्ट्रेस की यूनिट है वही क्या आ जाएगी, यंग्स मॉडुलस की यूनिट भी आ जाएगी। बताया भी था आपको पहले, सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा 120, पहले से मैंने वैल्यू पुट कर रखी है तो डिवाइड बाय आंसर कर देंगे। सो इट विल बी इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है 200 और 3 टाइम्स 0। बहुत सही। वैल्यू यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि मेगा पास्कल, है ना। क्या हो जाएगा, मेगा पास्कल। ओके, अब यहां पर अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, या लिख सकते हैं हम इसको कैपिटल E इज इक्वल टू 20000 मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, और इसको गीगा पास्कल में अगर लिखोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो। मेगा पास्कल को आप सभी जानते हैं ना कि भाई 1 किलो पास्कल का मतलब होता है 10 की पावर 3 पास्कल, और 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 10 की पावर 3 किलो पास्कल, ठीक है ना। या लिख सकते हैं 10 की पावर 6 पास्कल। इसी तरह से 1 गीगा पास्कल का मतलब क्या होगा, तो 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, या हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9 पास्कल, ठीक है ना। तो यहां पर 1000 से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो मेगा पास्कल गीगा पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से आपको कैपिटल E की वैल्यू मिल जाएगी 200 गीगा पास्कल। मतलब गीगा पास्कल जो है
बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू मेगा पास्कल, तो वैल्यू काफी बड़ी आ रही है ना, तो इसलिए हम इसको गीगा पास्कल में लिख देंगे। मेगा पास्कल में लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस तरह से हमने क्या करा, ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको एक रॉड दे रखी है स्टील की है ना, हाँ स्टील की कोई एक रॉड है, ओके स्टील की रॉड कह लो या बार कह लो इसको, इसके ऊपर इसकी लेंथ आपको दे रखी थी L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा क्योंकि इसका वाइड इसके वाइडनेस दे रखा था और 20 mm थिकनेस दे रखी थी। एक्सियल टेंसाइल लोड लगा हुआ था 120 किलो न्यूटन, तो सारा डेटा हमने यहाँ पर नोट कर लिया। डेल्टा L की वैल्यू दे रखी थी आपको यहाँ पर। फिर हमने देख लिया कि कैलकुलेट क्या करना है, आपको स्ट्रेस बतानी है, स्ट्रेन बतानी और यंग्स मॉडुलस आपको बताना है। तो उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रेस जो होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, जस्ट पुट कर दो यहाँ पर, यूनिट का ध्यान रखना। सिग्मा की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा आपको स्ट्रेन भी निकालना है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L अपॉन L, दोनों वैल्यू दे रखी है, पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका 0.0006, राइट। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देन आपसे पूछा गया है क्या, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ये सारे फॉर्मूले, सारी इक्वेशंस हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि पहले आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको सीरियल से देखना है ना। अगर आपने ये बेसिक वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले कहां से आ गए, ठीक है ना। जिन्होंने ये पहले देख रखा है, इसका प्रीवियस लेक्चर दो, इसके पहले वाले 2 लेक्चर देख रखे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो आगे मूव करें। चलो जी, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये भी इलास्टिक कांस्टेंट्स का ही है। तो पहले प्रॉब्लम को रीड करेंगे, क्या कह रहा है, टेंसाइल लोड ऑफ 56 किलो न्यूटन। टेंसाइल लोड लगा हुआ है इस बार भी, है ना। कौन सा लोड लगा हुआ है, अगेन टेंसाइल लोड लगा हुआ है, अप्लाई करा किसके ऊपर, बार के ऊपर, जिसका डायमीटर कितना है 30 mm। मतलब जो इसमें तो क्या दे रखा था, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इस बार उसने बोल दिया है डायमीटर। क्या बोला इसने, डायमीटर। इसका मतलब है इस बार जो बॉडी है, जो इस बार रॉड है, जो बार है, दैट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है। इसकी लेंथ दे रखी है 300 mm, गेज लेंथ उसको दे रखी है। एंड इसका डायग्राम बना दें, यहां पे डायग्राम आप यहां पर इसका बना लीजिए, और इस बार भी जो है टेंसाइल फोर्स ही लगे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। चलो ओके, यस। तो डायग्राम में हम फिर से दिखा सकते हैं क्या, कि टेंसाइल फोर्स हैं तो ऐसे ही दिखाएंगे। इस बार भी क्या होगा, इलोंगेशन ही होगा, राइट। ओके, इसको लिखते हैं हम P से, फोर्स को लिखते हैं किससे, P से, बाद में अभी नोट भी कर लेंगे उधर। चलो तो इसकी नोट करते हुए चलते हैं। यहां पर जो लोड आपको दिया हुआ है, गिवन है, व्हाट इज गिवन डेटा, P की वैल्यू दे रखी है आपको 56 किलो न्यूटन। कितनी वैल्यू दे रखी है P की, 56 किलो न्यूटन, ओके। और 30 mm डायमीटर, यानी कि इसका डायमीटर कितना है, 30 mm है, यस और नो। इस बार जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो कैसा दिया हुआ है आपको, दैट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस बार वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, दिस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। इसका डायमीटर कितना दिया आपको, इसका डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 30 mm, बहुत सही। और इसकी लेंथ भी दे रखी है आपको, इसकी लेंथ भी आपको दे रखी है, जिसको हम L से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 300 mm। तो लिख लेते हैं यहां पर L, दैट इज 300 mm, ओके, राइट। आगे क्या बोल रहा है, जब इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो इट विल ट्राई टू इलोंगेट, इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होना चाहेगी। तो वही इसने दिया हुआ है कि 0.12 mm इंक्रीज इन लेंथ, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी क्योंकि आपने टेंसाइल फोर्स लगा दिए, खींच दिया इसको। अगर आप इस पे ऐसे लगाते कंप्रेसिव फोर्स तो ये लेंथ इसकी घट जाती, अब तो इसकी लेंथ इंक्रीज ही होनी है। और डेल्टा L होगी इसकी लेंथ इंक्रीज, कितनी है, 0.12 mm, ओके। जब इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो लेंथ तो इंक्रीज होगी ना, तो डेल्टा L की वैल्यू दे दी इसने। और जब लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका डायमीटर डिक्रीज होगा। भाई कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रॉड है, उसको खींचोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर तो डिक्रीज होगा ना। और कितना डायमीटर डिक्रीज होगा, बोला है उसने कि 0.0036 mm कॉन्ट्रैक्शन इन डायमीटर। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज हो रहा है, कितना, तो डेल्टा D। मान लो पहले इसका डायमीटर कितना था, इसका डायमीटर कितना है पहले, दैट इज इक्वल टू D, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है, D है, ओके। इसका डायमीटर कितना है, D है। तो डायमीटर डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, डेल्टा D। और डेल्टा D की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.0036 mm, ओके। नाउ मेक द कैलकुलेशंस फॉर पॉइजन्स रेशियो एंड वैल्यूज ऑफ 3 मॉडुलस, यानी कि तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिक मॉडुलस आपको इलास्टिक कांस्टेंट्स निकालने हैं।
फर्स्ट वन आपको बताना है कि म्यू की वैल्यू क्या है, राइट। दूसरा आपको बताना है कि यंग्स मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आपको बताना है कैपिटल जी कितना होगा, या फिर कैपिटल सी भी लिख सकते हैं इसको, शेयर मॉडुलस। और आपको बताना है कि के की वैल्यू कितनी होगी बल्क मॉडुलस की। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूले जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कराए थे वही फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, और अभी भी मैंने आपको रिकॉल कराए जब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, एरिया कितना आ जाएगा इसका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। बोलो यस और नो। या एक काम करो, एरिया को डायरेक्ट वैल्यू वहीं रख देंगे, उसको पाई बाय 4 डी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख लेंगे। तो आप एक काम करो, पहले यहां पर ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था आपको, जब हम पॉइजन रेशियो की बात करते हैं तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन बताया हुआ है मैंने आपको कि भाई फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, और फोर्स की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, लेंथ, डायमेंशन क्या है, लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बता सकते हो यहां से हम बता सकते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, यस, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दैट इज 0.12 डिवाइडेड बाय 300। भाई डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.12 और एल कितना है 300। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाएगा, और मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है, 0.12 डिवाइडेड बाय 300, इट इज कमिंग आउट 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, यूनिट कोई आएगी नहीं इसकी, है ना। या इसको आप लिख सकते हो 0.0004। इसी तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन, है ना। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं उसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर में डायमेंशन कौन सी है, डेल्टा, डायमीटर है डेल्टा, डायमीटर है डी। तो कितना हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, दैट इज स्ट्रेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो डेल्टा डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.0036, ये वैल्यू दे रखी है 0.0036। ओरिजिनल डायमीटर डी कितना दिया हुआ है 30। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, लेटरल स्ट्रेन मिल जाएगी। बोलो कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे 0.0036 डिवाइडेड बाय 30, इट इज कमिंग आउट 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ये आ गई आपकी लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आपको पता है ना पॉइजन रेशियो निकालना है आपको, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, व्हाट इज पॉइजन रेशियो, दैट इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वैल्यू रख दो यहां पे, लेटरल स्ट्रेन कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया था 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ओके, तो यहां से माय डियर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 4, 1.2 डिवाइडेड बाय 4, इट इज कमिंग आउट 0.3। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0.3। तो ये आपको एक आंसर मिल चुका है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको यहां से मिल चुकी है, एक आंसर आपका आ चुका है। बताइए यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, म्यू की वैल्यू आपको मिल चुकी है। चलो आगे फर्दर और क्या बताना है आपको, आपको बताना है यंग्स मॉडुलस कितना होगा, शेयर मॉडुलस कितना होगा, और बल्क मॉडुलस कितना होगा। ठीक है, तो आपको यंग्स मॉडुलस के बारे में पता है, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो हम निकाल चुके हैं, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लीनियर मतलब लॉन्गिट्यूडनल। तो ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, यस और नो। तो हमको क्या चाहिए, इसके लिए स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेस निकालनी है। क्या निकालनी है, स्ट्रेस निकालनी है। अगर आपको यंग्स मॉडुलस चाहिए तो आपको स्ट्रेस चाहिए और स्ट्रेन चाहिए। स्ट्रेन हमारे पास है तो स्ट्रेस पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है आपका P अपॉन A, है ना। P की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 56 किलो न्यूटन। तो यहां लिखेंगे हम 56 और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूटन। बहुत सही। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ओके, क्योंकि आप सभी जानते हैं, यहां लिख देते हैं एरिया को अलग से। एरिया कितना होगा इसका, यहां लिख देते हैं एरिया इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। कैलकुलेट ही कर लेंगे इसको, कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और डी कितना है डायमीटर, दैट इज 30। तो 30 का स्क्वायर,
30 का स्क्वायर, तो यहां से हमको क्या मिल रहा होगा, एरिया मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, 3.14 डिवाइडेड बाई 4 पाई बाई 4 हो गया इंटू 30 का स्क्वायर। सो इट इज कमिंग आउट 706.5 और यूनिट क्या होगी इसकी, एरिया की यूनिट क्या होगी, क्योंकि आपने डायमीटर को रखा एमएम में, तो ये हो जाएगा एमएम स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो आपको मिल गया यहां से एरिया, क्या मिला एरिया आपको, तो 706.5 एमएम स्क्वायर। तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, यस और नो, यस। कितना वैल्यू रखें, 706.5 एमएम स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। तो यहां से जो स्ट्रेस आएगी वो किस में आएगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आएगी। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं, 56 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 706.5, इट इज कमिंग आउट 79.26, 79.26 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेस आ चुकी है। बोलो यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अगर स्ट्रेस आपके पास आ चुकी है तो क्या मिल जाएगा आपको, अब यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, यंग्स मॉडुलस। क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस आ चुकी है तो चलो वैल्यू पुट करो किसमें, कैपिटल E इज इक्वल टू कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 79.26, ओके, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितनी है। ध्यान रखना ये जो होता है आपका, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, भाई आपको यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस तो पता है ना, ये यंग्स मॉडुलस है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, यानी कि लीनियर स्ट्रेन यहां पर रखोगे। नॉर्मल में कौन सी, लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन कौन सी है, दिस इज 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 इंटू 10 की पावर -4। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कैपिटल E की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, है ना। चलो 79.26 डिवाइडेड बाय 4, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 19। अच्छा ये 4 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। सो इट इज कमिंग आउट 198,150। या इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कैपिटल E इज इक्वल टू 1.98 इंटू 10 की पावर 5। यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगी। बोलो यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आ चुका है आपका यंग्स मॉडुलस, ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। चलो थर्ड वन, तो ये हो गया हमारा भाई सब, फर्स्ट वाला आंसर ये आ गया था, सेकंड वाला हमारा ये हो चुका है। एंड द थर्ड वन जो है क्या पूछ रहा है आपसे, शेयर मॉडुलस कैपिटल G की वैल्यू पूछ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो ड्राइव करा था कल, कैपिटल G इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि E की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही E की वैल्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करी थी 0.3, म्यू की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी 0.3। तो यहां से आपको G की वैल्यू मिल जाएगी, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह से जो थर्ड वाला पैरामीटर बच गया हमारा क्या, बल्क मॉडुलस, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कैपिटल E इज इक्वल टू कितना है 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस के 2 म्यू, ठीक है। म्यू की वैल्यू 0.3 है, अभी कैलकुलेट करी थी, वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू ये रही, तो यहां से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपके एवरेज भी हैं तो आप क्वेश्चन पेपर को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन अभी एक बार आ चुका है एक बार क्वेश्चन पेपर में, इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और वो क्वेश्चन जो है मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं था, जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर अभी मिल जाएगा मुझे, तो मैं उसको पोस्ट करूंगा एप्लीकेशन के अंदर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पे आप जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, वो क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन आया था। चलो तो इसको समझने के लिए आप समझेंगे जरा एक बात, इससे पहले एक बात समझेंगे, यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। भाई मान लीजिए यहां पर एक कोई बॉडी है, ये कोई रॉड है, कोई बार है, और इसके ऊपर फोर्स लगे हुए हैं, है ना। कौन से फोर्स हैं, ये जो आपकी एक्सिस होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यहां पर आपके कौन से फोर्स हो सकते हैं, या तो टेंसाइल या तो कंप्रेसिव। टेंसाइल फोर्स होंगे ऐसे, यस और नो, या फिर कैसे हो सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स हो सकते हैं। तो फिलहाल मैंने टेंसाइल लगाया यहां पे। चलो ध्यान से समझना,
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये फोर्स हमने लगाया कितना P, और फोर्स P अप्लाई करने से पहले, लोड को अप्लाई करने से पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L थी। बोलो यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई करे तो व्हाट विल हैपन? क्या इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी? यस, इसकी लेंथ हो जाएगी इंक्रीज, है ना, क्योंकि यहां पर आपने कौन सा फोर्स लगाया है? टेंसाइल। तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। ये एक्सटेंशन इसके अंदर हो जाएगा, और लेंथ बढ़कर के कितनी हो जाएगी? L प्लस डेल्टा L। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई जब आप किसी रॉड के ऊपर, किसी बार के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा है वहां पे, है ना। कितना एक्सटेंशन हो रहा है? दैट इज डेल्टा L। इसी को बोलते हैं इलोंगेशन। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज इलोंगेशन। इलोंगेशन इन द बार, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इलोंगेशन इन द बार। कितना होगा? डेल्टा L। ओके, यही अगर मान लो ये टेंसाइल फोर्स ना होते, ये ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लग रहे होते, तो लेंथ डिक्रीज होती। कितनी लेंथ डिक्रीज होती? मान लो डेल्टा L डिक्रीज होती, ठीक है। तो उसको बोलते कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्शन। उसको बोला जाता कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है? डेल्टा L ही होता है ना। डेल्टा L ही लिख लेते हैं उसको भी। मतलब ये हुआ कि अगर आपने टेंसाइल फोर्स लगाओगे, अगर आप लगाओगे कौन सा फोर्स? टेंसाइल, तो क्या होंगे बॉडी के अंदर, रॉड के अंदर? इलोंगेशन डेल्टा L। अगर आप लगाओगे कंप्रेसिव फोर्स, अगर आप लगाओगे कंप्रेसिव फोर्स, तो बॉडी रॉड क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कितना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? डेल्टा L, ठीक है। तो इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन डेल्टा L। फॉर्मूला दोनों को कैलकुलेट करने का एक ही रहेगा। क्या फॉर्मूला एक रहने वाला है? समझना कहां से आएगा वो। उसी फॉर्मूले को हम, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं स्ट्रेन क्या होती है? दैट इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, लीनियर स्ट्रेन हम पढ़ चुके हैं। और ये भी हम पढ़ चुके हैं क्या? हुक्स लॉ, कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस और नो? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं स्ट्रेन को? दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E। बोलो यस और नो? तो ये भी तो क्या है? ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है। ये डेल्टा L अपॉन L, ये सिग्मा अपॉन E। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E। ये डेल्टा L क्या है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है या फिर इलोंगेशन है, डिपेंड करता है कि टेंसाइल फोर्स लगा है या फिर कंप्रेसिव। टेंसाइल फोर्स लगा है तो इलोंगेशन, कंप्रेसिव फोर्स लगा है तो कॉन्ट्रैक्शन। फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा L कैलकुलेट करना है आपको। तो यहां से आप मुझे बता सकते हो डेल्टा L कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू L अपॉन, ये देखो डेल्टा L की वैल्यू निकालो, यहां से L इधर चला जाएगा तो सिग्मा L अपॉन E हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके आप इलोंगेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं बार में या किसी रॉड में। जो भी कह रहा है आपको, रॉड कहेगा, कई बार बार बोलेगा इसको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको और आपको इलोंगेशन मिल जाएगी। आप क्या मिल जाएगी? इलोंगेशन मिल जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि आपको सिग्मा की वैल्यू, स्ट्रेस नहीं पता है डायरेक्ट, मान लो फोर्स की वैल्यू पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फोर्स दे के रखता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन A होता है। यस और नो? तो यहां पर आप स्ट्रेस जो सिग्मा है उसको P अपॉन A लिख सकते हो। तो यहां से डेल्टा L कितना हो जाएगा? P अपॉन A रखो इसको, तो ये हो जाएगा PL अपॉन A इंटू E। इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन की बात अगर होगी, कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन की बात अगर होगी, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बताइए यस और नो? याद हो गया ये फॉर्मूला? लेकिन याद रखना कहानी ये है कि ये एक रॉड दे रखी है आपको, बार दे रखा है। इस पूरी बार में केवल एक ही फोर्स लगा हुआ है, दैट इज P। इस रॉड में, ये सिंगल रॉड है, ये सिंगल बार है, कितना फोर्स है? P है, और कांस्टेंट है। यहां से लेकर के यहां तक P क्या है? कांस्टेंट है। P की वैल्यू क्या होती है? यहां पे कांस्टेंट होती है। जब P कांस्टेंट है और ये इंटू L आपको पता है लेंथ दे रखी है, A क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और E क्या है? इसका यंग्स मॉडुलस है। जिस मटेरियल का मैंने बताया था कैपिटल E क्या होता है? सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो रॉड है जिस भी मेटल की बनी होगी, ये स्टील की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है। जिस भी मेटल की है, अलग अलग मेटल की जो होता है यंग्स मॉडुलस अलग अलग होता है, ठीक है। इसका यंग्स मॉडुलस आपको पता होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आप यहां से कॉन्ट्रैक्शन या इलोंगेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये P की वैल्यू कांस्टेंट है। यहां पर जो P है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो होगी सिंगल बार की बात। लेकिन यहां पर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां पे तो
मतलब ये तो मतलब एक कंपोजिट बार आपको दिखाई दे रही है, मतलब कॉम्बिनेशन है, 1 2 3, 3 रॉड इस तरह से जुड़ी हुई हैं सीरीज में। अब आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बोल रहा है अ मेंबर ए बी सी डी है ना, ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, इनका यूनिफॉर्म डायमीटर है, कितना डायमीटर है 200 mm, 200 mm इसका डायमीटर है, ठीक है, यूनिफॉर्म डायमीटर है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इनका सेम है। इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स एज शोन इन द फिगर, ये पॉइंट लोड एक यहां पे लगा हुआ है 100 किलोन्यूटन का, 60 किलोन्यूटन यहां पे लगा हुआ है, 40 किलोन्यूटन यहां पे लगा हुआ है, 80 किलोन्यूटन यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं आपसे, डिटरमाइन द नेट चेंज इन द लेंथ, भाई आप ये कहीं खींच रहा है, कहीं इसको कंप्रेस कर रहा है, तो इस रॉड के अंदर क्या होगा, इस रॉड के अंदर लेंथ तो चेंज होगी ना, उसी लेंथ को ये पूछ रहा है, ओवरऑल लेंथ में 1 2 3, ओवरऑल लेंथ में कितना चेंज आया है ना, ओवरऑल नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार एंड टेक द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार मटेरियल, इस बार का जो भी मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मान लो यही होता, एक ही क्वेश्चन होता है ऐसे करके, ऐसे होती है एक रॉड, तो सिंपली आप क्या करते, इसका कितना फोर्स लगा हुआ है, मान लो यहां पर फोर्स लगा हुआ है P, यहां पे फोर्स लगा हुआ है P, इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका मटेरियल का यंग्स मॉडुलस E है, तो डेल्टा L कितना हो जाता, सिंपली PL अपॉन A इंटू E। लेकिन यहां पर आपको एक रॉड नहीं है, यहां पर आपको जो है जुड़ी हुई है 3 रॉड, तब जाकर के आपको टोटल नेट चेंज इन लेंथ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको मान लेते हैं रॉड 1, दिस इज रॉड 2, ये मेंबर 1 है, ये मेंबर 2 है, और ये मेंबर 3 है, ठीक है। एरिया सबका सेम है, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है, बहुत सही। लेंथ की अगर बात करें तो ये जो मेंबर 1 है ना, A से B वाला जो मेंबर है, ए बी जो मेंबर है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 200 mm। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं L1, राइट, इसको मान लेते हैं L2 जो मेंबर BC है, और जो तीसरा मेंबर है थर्ड मेंबर, इसकी लेंथ को मान लेते हैं L3। तो L1 200, L2 300, L1 200, L2 300, L3 की वैल्यू दे रखी है 500 मिलीमीटर, तीनों लेंथ मिलीमीटर में दे रखी है, यस। अब एक बात बताओ जरा, यहां तो एक इस पूरी रॉड में कितना लोड है P है, लेकिन यहां पर तो और यहां पर लोड लगा हुआ है, यहां पर लोड लगा हुआ है, यहां पर लोड, हमको ये नहीं पता कि कौन से मेंबर में कितना लोड है। भाई एक बात बताओ, मान लेते हैं कि यहां पे जो आपको इस वाले मेंबर में जो इलोंगेशन आएगा या कॉन्ट्रैक्शन आएगा, इलोंगेशन आएगा या कॉन्ट्रैक्शन आएगा हमें नहीं पता है, दोनों को क्या लिखते हैं हम डेल्टा L। तो मान लो इसमें डेल्टा L1 है, इसमें डेल्टा L2 है, और इसमें डेल्टा L3 है। आपको करना क्या है, नेट चेंज निकालना है लेंथ में, तो दिस वन प्लस दिस वन, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 की वैल्यू आपको बतानी है। क्या बताना है आपको बताना है कि डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 की वैल्यू कितनी होगी, नेट चेंज इन द लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपके पास, फॉर्मूला तो आपको पता है ना कि डेल्टा L कितना होता है, P इंटू एल अपॉन A इंटू ई। माई डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना यहां पे, क्योंकि ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब P कांस्टेंट रहता है, और P जो है इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, ठीक है। चलो तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो जरा एक बार, डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें कितना लोड है, मान लो इसके अंदर लोड जो है P1 है, मान लेते हैं इसका जो फोर्स आएगा इसके अंदर जो फोर्स आएगा वो आएगा P1, इसके अंदर फोर्स आएगा P2, और इसके अंदर फोर्स आएगा P3। चलो अब एक काम करो, अब तो आपने P1 P2 P3 मान ली, अभी हम कैलकुलेट करेंगे P1 P2 P3 को, वही हमारा मेन काम है। अभी तो इसमें आप एक्सप्रेशन में रखो, डेल्टा L कितना होता है PL अपॉन A, तो ये हो जाएगा P1 L1 अपॉन A E1, और AE तो कांस्टेंट है, तो A1 E1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, हर एक रॉड का जो है A वही है E वही है, तो हमने लिखा P, देखिए यहां पर P1 P2 P3 अलग आएंगे और लेंथ भी अलग अलग है, तो लिख सकते हैं P1 L1 अपॉन AE प्लस P2 L2 अपॉन A इंटू E प्लस P3 L3 अपॉन A इंटू E। अब यहां से कॉमन आ जाएगा कुछ 1 अपॉन AE, तो 1 अपॉन AE को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको A की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि डायमीटर आपको दे रखा है, तो A कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पे इसको हटा दें, अब A इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, A क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4 D स्क्वायर, ठीक है। अब पाई बाई 4
डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो 200 mm, तो 200 का स्क्वायर कर दो और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर तो होते हैं, तो आपको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 200 इंटू 10 की पावर -3 इसका करो स्क्वायर, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ए की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेट कर लें इसको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 200 इंटू 10 की पावर -3, है ना। कैलकुलेटर है आपके पास कि नहीं है, ले लो भाई इसको, इंटू 5/4, सो इट इज कमिंग आउट 0.0314 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी अब, मीटर स्क्वायर। हमने क्योंकि डायमीटर को किस में रखा है, मीटर में रखा है, मिलीमीटर में दे रखा था, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो एरिया भी आ जाएगा हमारे पास किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। चलो कैपिटल ई की वैल्यू नोट कर लेते हैं एक बार, यहां पर दे रखी है आपको, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 इंटू 200 गीगा न्यूटन, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो गीगा न्यूटन लिखा हुआ है, 1 गीगा न्यूटन का मतलब मैंने बताया था अभी आपको 10 की पावर 9 न्यूटन, बोलो यस और नो। जैसे 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल का मतलब है 10 की पावर 9 पास्कल। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गीगा न्यूटन का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 9 न्यूटन। तो यहां पर गीगा न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो कहानी खत्म होने वाली है अब आपकी यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन की कहानी, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, हमको तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 कैलकुलेट करना था, नेट चेंज इन द लेंथ कैलकुलेट करनी थी, जो कि डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि ये फॉर्मूला बना हमारे पास, 1/a कॉमन आ गया, P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3। ए की वैल्यू हमारे पास है, कैपिटल ई की वैल्यू हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, L1 P1 L2 P2 L3 P3। L1 ये रहा आपके पास 200 mm, L2 भी आपके पास है, L3 भी आपके पास है, बोलो यस और नो। अब आपको P1 P2 P3 चाहिए, वही इसमें मेन कहानी है। तो P1 P2 P3 को कैलकुलेट करने के यहां बहुत सारे तरीके हैं, मतलब इसमें कितना फोर्स होगा, इसमें कितना फोर्स होगा और इसमें कितना फोर्स होगा, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, इसका फ्री बॉडी, कई लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे अलग, इसका डायग्राम अलग बनाएंगे, तोड़ तोड़ के इसको तोड़ के अलग बनाएंगे, 3 डायग्राम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन इतनी आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है। करना क्या है, आपको ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिएगा, आपको सबसे पहले मान लीजिए इसमें फोर्स निकालना है, इस बार रॉड जो बन है ना, ये मेंबर ए बी है, तो इसमें कितना फोर्स मान लिया आपने, P1। आप एक काम करो, इस पर कहीं भी क्रॉस सेक्शन बना लो, ए और बी के बीच में कोई भी क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करो, समझना मैं क्या बता रहा हूं आपको। अब ये आपने कोई क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लिया, अब इसके लेफ्ट में जाओ, है ना, लेफ्ट में देखो, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके केवल लेफ्ट में देखो, केवल लेफ्ट में देखो, है ना, राइट को भूल जाओ। तो कितने फोर्स लगे हुए हैं, 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है मतलब कंप्रेसिव, क्या है आपका, कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव है तो माइनस, और बाहर की तरफ होगा आउटवर्ड तो प्लस, यानी कि टेंसाइल, टेंसाइल को प्लस लिखते हैं, कंप्रेसिव को माइनस लिखते हैं। तो आपको यहां पर क्रॉस सेक्शन ए और बी में, मेंबर ए बी में आपको फोर्स निकालना है P1, तो आपने क्या करना है, कहीं पर भी ए और बी के बीच में क्रॉस सेक्शन कंसीडर करो। अब उसके केवल आप लेफ्ट में देखो, तो लेफ्ट में केवल एक ही फोर्स है, 100 किलो न्यूटन अंदर की तरफ है, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो P1 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू माइनस के 100 किलो न्यूटन, बोलो यस और नो। ये P1 की वैल्यू आ चुकी है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, आपने जब यहां क्रॉस सेक्शन देखा तो इधर की तरफ देखा तो 100 किलो न्यूटन अंदर की तरफ दिखाई दिया। आप एक काम कर लो, इसके राइट में जाओ, लेफ्ट को भूल जाओ, तो राइट के जब आप देखोगे तो यहां 60 अंदर की तरफ है, तो कितना आ जाएगा, राइट से अगर देखोगे तो लेफ्ट से हुआ, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट, चेक कर लेना, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम देखें फ्रॉम राइट हैंड साइड तो कितना हो जाएगा, ये है आपका राइट हैंड साइड, इसी में फोर्स निकालेंगे तो 60 अंदर की तरफ है तो माइनस के 60, ये 40 बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन की तरफ जो आएगा उसको माइनस, इस क्रॉस सेक्शन से जो बाहर जाएगा उसको प्लस, तो -60 क्योंकि अंदर आ रहा है, और ये हो जाएगा +60 +40 है ना, 40 है ना, +40। उसके बाद -80 अंदर आ रहा है ना, तो -80, जब आप इसको देखोगे तो कितना आएगा, ये -100 ही आएगा, माइनस के 100 आएगा।
तो जरूरत नहीं है आपको दोनों तरफ से चेक करने की, केवल एक तरफ से चेक करो। चलो अब इसके बाद P1 की वैल्यू आ गई, हमको P2 की वैल्यू चाहिए। तो P2 की वैल्यू चाहिए तो आपने क्या करना है, यहां पर फिर से क्रॉस सेक्शन कंसीडर करो, क्योंकि जो P2 है वो कौन से मेंबर में फोर्स है, BC मेंबर में। तो यहां पर आपने क्रॉस सेक्शन मान लिया। अब देखो लेफ्ट में, एक तरफ देखो, किसी भी तरफ, लेफ्ट में देख लो या राइट में देख लो। आप लेफ्ट में देखो, राइट को भूल जाओ। तो यहां पर इसके लेफ्ट में दो फोर्स दिखाई देंगे, एक 100 जो कि अंदर की तरफ आ रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे देखना, यहां पर वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो 100 अंदर की तरफ आ रहा है, तो माइनस का 100, यस। अब यहां पर देखो एक और फोर्स है, दैट इज 60। तो इस क्रॉस सेक्शन से 60 बाहर जा रहा है ना, ये 60 जो है इस क्रॉस सेक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहां से आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस के 40 किलो न्यूटन। यस और नो, यस। अब आपको यहां पर फोर्स निकालना है P3 की वैल्यू, तो यहां पर क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लो यहां पे। तो इसको लेफ्ट में जाओगे तो आपको ये वाला फोर्स देखो अंदर की तरफ आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। या फिर इसके राइट में देख लो ना, कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी आपको, ये आपको यहां पर इसमें फोर्स निकालना है। तो इसके राइट में देखो एक ही है, कितना है, 80, और अंदर की तरफ आ रहा है, तो माइनस, यस और नो। तो P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के कितनी, 80 किलो न्यूटन। ठीक है, अगर आप इसके लेफ्ट में भी देखोगे तब भी -80 आएगा, आप चेक कर सकते हो। एकदम धांसू कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने P1 P2 P3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, किलो न्यूटन में है, वैल्यू पुट कर दो, अब हर एक वैल्यू आपके पास है। इस तरह से बस कुछ नहीं करना था आपको, इसमें ध्यान से P1 P2 P3 की वैल्यू देखनी थी, समझनी थी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप P1 P2 P3 की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, एक्सियल डायग्राम भी बना सकते हैं, इसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम, सबसे सिंपल तरीका यही है ना। अंदर कहीं जहां पर आपको फोर्स निकालना है वहां पर क्रॉस सेक्शन मान लो, अंदर की तरफ फोर्स आ रहे हैं, एक तरफ देखना है केवल, लेफ्ट में या राइट में, अंदर की तरफ उस क्रॉस सेक्शन की तरफ अगर फोर्स आ रहे हैं तो माइनस, और उस क्रॉस सेक्शन दूर जा रहे हैं तो प्लस। चलो ये वैल्यू पुट करो यहां पे, ये वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा आपको यहां से। तो 1/a की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0.0314, 0.0314, ओके। एंड 1/e भी तो है, E की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10 की पावर 9, 200 इंटू 10 की पावर 9, ओके राइट। चलो इंटू P1 L1, P1 कितना है, -100 और L1 कितना है, दैट इज L1 की वैल्यू है 200 mm इंटू 200 mm, बहुत सही, राइट। अब आएगा प्लस P2 L2, और P2 की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो माइनस के 40 इंटू L2 कितना है, 300, ओके। उसके बाद प्लस P3 L3, P3 कितना है, -80 और L3 कितना है, 500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, इसको हमने सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, और यूनिट क्या आएगी, यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट विल बी द यूनिट। तो यहां से आपको डेल्टा L1, एक सेकेंड, यस, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 की वैल्यू मिल रही होगी, है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे। यूनिट क्या आएगी इसकी, भाई ये किस में रखा आपने, फोर्स किलोन्यूटन में, और इसको रखा आपने मिलीमीटर में, लेंथ किस में रखी है आपने, मिलीमीटर में, और फोर्स को किस में रखा आपने, फोर्स को रखा है आपने किलो न्यूटन में। तो आप चाहो तो इस किलो न्यूटन को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करके आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके आप न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान देना, यहां पे मैं एक काम करता हूं, कैसे करें, एक्चुअली समझ पा रहे हो ना, ये लाइन मैंने नीचे लिखी है, देखो ये है आपका मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये किलोन्यूटन है, ये किलोन्यूटन, मिलीमीटर। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये मिलीमीटर में सारी लेंथ है, सारी लेंथ किस में है, मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो mm में मिलेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा आपको mm में। कितना आ रहा है, ये देखो माइनस, तो यहां पर माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 200 इंटू 100, ठीक है, प्लस 40 इंटू 300, ओके, प्लस 80 इंटू 500,
बहुत सही, डिवाइड बाय 0.0314, ओके, डिवाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9। ये आएगा मेरे पास, जो आंसर आएगा अभी जो सॉल्व करूंगा ये मीटर में आएगा, क्योंकि आपने सारी यूनिट किस में रखी है, एसआई यूनिट में, सारी वैल्यू एसआई यूनिट में रखी है। तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो वैल्यू आई है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, अभी जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी 1.14649 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, लेकिन ये मीटर में आएगी ना, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगी 0.01146 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ चुका है। टोटल लेंथ में जो चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू 0.01146 मिलीमीटर आया है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो अब एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर में, तो वो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा, व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा और आपको एप्लीकेशन के अंदर आप सॉल्व करना, यही कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करना है, बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, बेसिक आपके क्लियर करना कैसे है, आपको प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। जब आप एक बार सीख जाते हैं, अगर मैं चाहता इसको तो मैं तो 1-2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा इसको, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो करना नहीं एग्जाम में, किसी को सॉल्व करना है ना, तो इसलिए पहला क्वेश्चन मैंने कराया आपको, इसमें हर एक चीज मैंने बताई है, कौन सी चीज कहां से आई है, PL/A जो फॉर्मूला आया कहां से आया है ना, मैंने यहां पर आपको बताया पहले। उसके बाद ये जो यहाँ पर 3 रॉड हैं, तीनों का इसके अंदर डेल्टा L1 होगा, डेल्टा L2 होगा, डेल्टा L3, तीनों का जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। अब एक बात और बताओ, यहाँ पर माइनस में आई वैल्यू, माइनस में आई है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे भाई चेंज इन लेंथ है। लेंथ क्या होगी, लेंथ का तो मैग्नीट्यूड से मतलब हमको, तो ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल लेंथ इसकी घटी है। अगर ये वैल्यू प्लस आती, इसका हम कहते हैं कि ओवरऑल जो लेंथ है इसकी इंक्रीज हुई है, लेकिन ये फोर्स इधर की तरफ लगा हुआ है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। इन टोटल इफेक्ट जो आ रहा है, इन फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट आ रहा है लेंथ पे, लेंथ घट रही है, ओवरऑल लेंथ क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि हर एक मेंबर में क्या आ रहा है, हर एक मेंबर में जो फोर्स आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, अगर फोर्स P1 P2 P3 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 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 माइनस, मतलब कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है। ठीक है ना, अगर इसको आप अलग निकाल के बनाओगे तो इसमें कितना फोर्स है, 100, बोले यस और नो, तो इधर 100 लग रहा होगा, इधर भी 100 लग रहा होगा। फिर जब इसको निकाल के बाहर बनाओगे तो कितना है, P2 40, तो 40 इधर लग रहा होगा, 40 इसमें इधर लग रहा होगा। यहां पर कितना है, 80 है ना, मैं बना के दिखा दूं यहाँ पे। जैसे आप पहले वाले मेंबर को बाहर निकालोगे, एक्चुअली आपके पास जो P1 की वैल्यू आई है वो कितनी है, P1 की वैल्यू है माइनस के 100 किलो न्यूटन, और P2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 40 किलो न्यूटन, और P3 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 80 किलो न्यूटन। अगर आपको कोई करा रहा है ना फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, तो वो ये 3 डायग्राम बनाएगा पहले, है ना, जो कि हमको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो यहां पर दिखा सकता हूं आपको। तो माइनस का मतलब होता है कि फोर्स कौन सा लगा हुआ है, कंप्रेसिव, तो यहां पर ये फोर्स लगेगा कंप्रेसिव। ठीक है, ये मेंबर कौन सा था आपका, A और B, तो यहां पर जो P होगा आपका, ये लगेगा आपका 100 किलो न्यूटन, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, हमारी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में। माइनस में इसका मतलब क्या है कि ये कंप्रेसिव नेचर का है। ये मेंबर A भी हो गया। दूसरा मेंबर कौन सा था आपका, BC, दूसरा मेंबर है आपका BC। ठीक है, ओके, और BC मेंबर में कितना फोर्स माना था हमने, P2, और P2 कितना है, माइनस के 40, तो माइनस 40 है, तो फिर से क्या होगा, ये कंप्रेसिव नेचर का ही होगा, लाइक दिस। मेंबर क्या नाम क्या है इसका, दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, तो यहां पर लग रहा होगा 40 किलो न्यूटन, और यहां भी कितना होगा, 40 किलो न्यूटन। एक CD मेंबर और है, CD मेंबर में कितना फोर्स लगा हुआ है, दैट इज इक्वल टू माइनस के 80 किलो न्यूटन, जो हमने कैलकुलेट कर लिया था बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी कंप्रेसिव नेचर का ही होगा, यहां पर भी कंप्रेसिव नेचर का होगा। इसको बोलेंगे C, इसको बोलेंगे D, और ये कितना है आपका 80 किलो न्यूटन, दिस इज 80 किलो न्यूटन। इस तरह से आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे 3, लेकिन आपको जरूरत नहीं है जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है ना। तो आपको तो सिंपली यहां से P1 P2 P3 की वैल्यू चाहिए थी, इसमें वैल्यू पुट करने के लिए बस कैलकुलेशन कर लेनी है। कहीं जहां पर भी आपको फोर्स निकालना है वहां पर क्रॉस सेक्शन मान लो, लेफ्ट में राइट में किसी एक तरफ से कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। इलास्टिक कांस्टेंट्स के ऊपर ही कुछ बेस क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए।
इलास्टिक कांस्टेंट्स के ऊपर है, और हो सकता है इलोंगेशन यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़े। तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। आप 1 2 3, एक क्वेश्चन और होगा शायद, यस, देयर आर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर भी लिख दिए मैंने यहाँ पर, आंसर मैच कर लीजिएगा, है ना। जब तक आप आंसर आपके सही नहीं आ रहे होंगे, मैच नहीं हो रहे होंगे, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो डाउट बचेगा नहीं आपका, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट बच जाता है ना, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें, आप एप्लीकेशन के अंदर लिख दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, है ना, बता सकते हैं आप मुझे कि ये हमारा डाउट है, तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसमें एक काफी सिंपल टॉपिक है, काफी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 1 का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। 10 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे, और बाकी उस बात की चिंता आप छोड़ दीजिएगा कि कितना पढ़ा रहे हैं, कितना छुड़वा रहे हैं, छुड़वा कुछ नहीं रहे हैं ना। आपके पास इतना बर्डन हो जाएगा ना, इतना सिलेबस, मतलब सिलेबस के हिसाब से करा रहे हैं भाई, जो सिलेबस दे रखा है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमको पता है कितना पढ़ाना है। बाकी लोग कई जगह दिक्कत ये रहती है ना, कुछ टीचर्स हैं, जिनको, मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिनसे हम मैकेनिक्स पढ़ते थे, बहुत ही शानदार टीचर थे, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि टीचर्स आजकल जो है ना, बच्चे मेहनत करते हैं ज़्यादा, ना टीचर मेहनत करते हैं, बुक तो खोलते ही नहीं है, सिलेबस के हिसाब से नहीं चलते। मजे की बात तो ये है, दिक्कत ये है, जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, जो टॉपिक अपने को आता है अच्छे से, उसके क्वेश्चंस करा देंगे भर भर के, जो है जो टॉपिक अपने को अच्छे से आता है, एकदम मजा आता है टॉपिक को कराने में, तो उसके क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारे। और जो टॉपिक नहीं, खुद को कम आता है या नहीं आता है, उसको पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो उसके क्वेश्चंस बहुत कम कराते हैं, तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से करा रहे होते हैं, कई बार ऐसा भी हमने ऑब्जर्व किया है ना। तो सिलेबस के हिसाब से ना करा करके वो अपने हिसाब से कराते हैं, उनको कितना नॉलेज है, जिस टॉपिक की नॉलेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक की नॉलेज कम है उसको कम पढ़ाएंगे। हमको चलना चाहिए सिलेबस के हिसाब से। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तो यू विल हैव टू फॉलो द सिलेबस, जो सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है यूनिट नंबर 2 हमारी कंप्लीट होने वाली है, गुलशन सर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार कोर्स है, जो कि एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है। हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 एप्लीकेशन के अंदर रहेंगे। कुछ कुछ लेक्चर्स जो है वो डेमो के लिए, है ना, वो यूट्यूब में आते रहेंगे, ठीक है। कहीं कन्फ्यूजन ना होना चाहिए आपको। कई बच्चे पूछ रहे थे कि लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं यूट्यूब में, तो क्योंकि बहुत सारे खर्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है। बच्चों ने कहा था कि डिजिटल बोर्ड खरीद लीजिए, है ना, डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, तो हमने ये पूरा स्टूडियो बना दिया यहाँ पे, तो इसमें खर्चे भी हैं। तो कुछ कुछ हमने कोर्सेज फ्री रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ में थोड़ा सा चार्ज जो है रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन के अपने एडवांटेज भी होते हैं, है ना, थोड़ा सा अमाउंट अगर पे करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम को चलाना है, रन कराना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना पड़ता है। और उसके अपने फ़ायदे भी हैं। कई बार क्या होता है, जब एग्जाम पास में आते हैं और यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे होते हैं, जो मुझे जो लास्ट टाइम जो बच्चे बहुत सारे जब वीडियो देख रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर ऐड बहुत आ रहे हैं। अब भाई ऐड अपने हाथ में तो है नहीं, जो यूट्यूब है वो तो हर एक वीडियो पर ऐड लगाती है ना। तो हम अपनी तरफ से ऐड लगाते भी नहीं है, वीडियो यूट्यूब अपने आप ही उसके अंदर ऐड लगाती है अलग अलग जगह पे। तो ऐड आते हैं तो वहाँ पर इरिटेशन होती है। कल एग्जाम है, आज हम वीडियो देख रहे हैं, तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, बड़ी इरिटेशन हो जाती है, बड़ा पैनिक हो जाते हैं उस समय। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं ना, एक दिन पहले 2 दिन पढ़ते हैं एग्जाम से, और उस दिन जो है 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे पढ़ रहे होते हैं, और उस समय अगर ऐड आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है ना, बड़ी दिक्कत होती है। तो एप्लीकेशन में ये एक एडवांटेज है कि वहाँ पर आपको ऐड वगैरह नहीं मिलते हैं, आप बड़े आराम से एक स्मूथ वे में पढ़ाई कर सकते हो। चलिए फिर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई होगी तो आप प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। एप्लीकेशन में है तो एप्लीकेशन लिख दीजिए, जहाँ पर भी आप अपनी जो भी दुविधा है, परेशानी है, उसको लिख दीजिए। जितने भी एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, या फिर वो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन का फीडबैक हम लगातार लेते रहते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और जो बच्चा एक कोर्स लेता है, तो वो फिर उसके अंदर जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं वो सारे कोर्स ले लेता है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन के अंदर कोई दिक्कत है नहीं, है ना। बाकी हम बच्चों से बात करते हैं, रेंडमली फीडबैक लेते रहते हैं। आप लोग भी अपनी तरफ से फीडबैक दे सकते हैं, जितने भी एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं। अगर कहीं पर छोटी मोटी किसी तरह की कोई दिक्कत अगर एप्लीकेशन के अंदर आ रही है, तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।